नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न हिंदी विद भावना। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह को समझने से पहले हम इसके प्रकार को देख लेते हैं कि विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम चिन्ह, दूसरा प्रकार है अल्प विराम चिन्ह, तीसरा प्रकार है विस्मयादि बोधक चिन्ह, चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आता है कोष्टक चिन्ह, फिर आता है अर्धविराम चिन्ह, उसके बाद उपविराम चिन्ह, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, अब आता है उद्धरण चिन्ह, उसके बाद आता है योजक चिन्ह, उसके बाद आता है विवरण चिन्ह, फिर आता है लाघव चिन्ह और सबसे आखिर में आता है विस्मरण चिन्ह। तो चलिए दोस्तों, हम विराम चिन्ह को विस्तार में पढ़ लेते हैं। विराम चिन्ह को पढ़ने के लिए उसका हमें मतलब पता होना जरूरी है। तो विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशंस कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि विराम का क्या मतलब है और चिन्ह का क्या मतलब है। तो दोस्तों, विराम का अर्थ है ठहराव, विश्राम या रुकना, और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लगाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब विराम का तो अर्थ हो गया रुकना, और जो हम वाक्य लिखते हैं अगर हमें उसके बीच में कहीं रुकना पड़े तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिनको हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले है मोहन पढ़ रहा है। तो ये हमें एक सामान्य सूचना दे रहा है। तो जब ये वाक्य खत्म हुआ तो हमने इसके पीछे पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। दूसरा है ताजमहल किसने बनाया। तो ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जब वाक्य खत्म हुआ हमने इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया है। तीसरा है श्याम आया है। तो ये हमारे लिए आश्चर्य का भाव है। तो जब हमारे लिए कोई भी आश्चर्य का, घृणा का, दुख का, खुशी का भाव हो तो हम उसके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। यानी जो मैंने श्याम आया है के बाद जो चिन्ह लगा रखा है उसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो दोस्तों परेशान मत होइएगा, ये सारे चिन्ह ही विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक करके इनके प्रकार को विस्तार में पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। इस चिन्ह को वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसका अर्थ है जब हमारा कोई वाक्य समाप्त होता है तो उसके बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम घर जाता है, तो ये हमें एक सामान्य सूचना देता है। तो वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। और दोस्तों मैंने आपके लिए सभी चिन्हों को ब्रैकेट के अंदर बनाया हुआ है, तो आप लोग वहां से उनको ध्यान से देखिएगा। इसका दूसरा उदाहरण है पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं। तो ये भी हमारी एक सामान्य सूचना है। तो वाक्य के अंत में हमने पूर्ण विराम चिन्ह को लगाया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रकार की तरफ, जिसका नाम है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह को इंग्लिश में कोमा कहा जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, अर्थात अल्प विराम चिन्ह को हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है जहां हमें थोड़ी देर रुकना पड़े वहां हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए। जैसे कि हमें एक ही तरह के शब्दों को अलग करना है। उदाहरण मैंने नीचे दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। मुझे संतरा, आम, केला और सेब पसंद। तो मुझे यहाँ पर संतरा, आम और केला इन तीनों शब्दों को अलग करना था, तो मैंने यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह अर्थात कोमा का उपयोग किया। तीसरा इसका उपयोग होता है समुच्चय बोधक शब्दों से पहले या उसके बाद। हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग समुच्चय बोधक शब्दों से पहले या उसके बाद भी करते हैं। इसका उदाहरण है हम जल्दी घर आ जाते परंतु बस नहीं मिली। तो इसमें हम जल्दी घर आ जाते के बाद हमने अल्प विराम चिन्ह लगाया और उसके बाद हमने अपने वाक्य को पूरा किया और अंत में हमने पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया। अल्प विराम चिन्ह का चौथा प्रयोग है उद्धरण चिन्ह के पूर्व। तो यहाँ पर पूर्व का मतलब है पहले। तो अल्प विराम चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के बाद लगाते हैं। दोस्तों उद्धरण चिन्ह को इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पिता
उदाहरण देखते हैं। पिताजी बोले कल मुझे बाहर जाना है। कल मुझे बाहर जाना है, ये हमारा उद्धरण चिन्ह है और उन्होंने ऊपर हमें क्या बताया है कि उद्धरण चिन्ह से पहले लगता है। तो मैंने इससे पहले यानी पिताजी बोले के बाद में अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया है। आशा करती हूँ आपको अभी तक पढ़ाया हुआ सब समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइएगा और मुझे अपने डाउट्स भी बताइएगा। तीसरा प्रकार हमारा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो सबसे आसान है, जिसका हमें नाम से ही पता लग रहा है कि प्रश्न यानी हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो इसको अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। देख लेते हैं इसकी परिभाषा। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वह क्या लिख रहा है, तो प्रश्न पूछा गया है क्या, तो इसके अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया है। दूसरा है नेहा क्या लिख रही है, तो यहाँ पर भी क्या हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रकार जो कि है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी मार्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप इसके चिन्ह को जरूर देख लीजिएगा कि इसका चिन्ह कैसे बनाया जाता है। इसकी परिभाषा है खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हमें किसी चीज की खुशी होती है, दुख होता है, घृणा होती है या फिर हैरानी होती है, हम अपने सभी भावों को, इस तरह के सभी भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि आह, छी, अरे, शाबाश। इसके उदाहरण देख लेते हैं। वाह कितनी सुंदर चित्रकारी है, तो चित्रकारी हमें पसंद आई, इसलिए हमने अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया है। हाय वह मारा गया, मतलब कि हमें बहुत दुख हुआ है, इसलिए हमने अपने दुख का बोध कराने के लिए हाय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रकार की तरफ, जिसका नाम है अर्धविराम चिन्ह। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में सेमीकोलन कहा जाता है। इसकी परिभाषा है जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, वहां हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जहां हमें अर्धविराम चिन्ह अर्थात जहां हमें कोमा की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, मतलब हमें जहां अर्धविराम चिन्ह से ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है, वहां हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सूर्यास्त हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गया। तो सूर्यास्त हो गया के बाद मैंने कुछ ही सेकंड का ब्रेक लिया, तो उस ब्रेक के अंतर्गत मैंने अर्धविराम चिन्ह का उपयोग किया है। दूसरा आता है मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तो मैंने उसे बहुत समझाया, इसके बाद हम थोड़ी देर रुकेंगे और उसके जगह पर हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको अभी तक सब समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रकार की तरफ, जिसका नाम है लाघव चिन्ह। दोस्तों लाघव चिन्ह को इंग्लिश में स्मॉल साइन बोला जाता है। ये हमें दिखने में एक छोटे से बिंदु की तरह ही दिखाई पड़ता है। इसकी परिभाषा है जब किसी शब्द को छोटा करके लिखा जाता है, मतलब जब हम किसी शब्द को छोटा करते हैं, या फिर आप यह भी कह सकते हो कि जब हम किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखते हैं, तो संक्षिप्त और छोटा एक ही बात होती है, हम वहां पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर उदाहरण का इस्तेमाल किया है डॉक्टर। तो डॉक्टर को अगर हमें छोटा करके लिखना है तो हम ड और आ के डंडे के बाद लाघव चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसी तरह पंडित को अगर हमें छोटा करके लिखना है तो प के बाद हम लाघव चिन्ह का उपयोग करेंगे। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ आया होगा, और किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो को अपना प्यार देते रहिएगा। दोस्तों इसका अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसका अगला पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।